हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है 12th शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या सीक्वेंस हम फॉलो करने वाले हैं चैप्टर्स को लेकर। ठीक है, तो भाई पहले तो बात मैथमेटिक्स के अंदर हो रही है ना, और अभी हम जो है 12th की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले 12th में पढ़ेंगे हम रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन हमने 11th में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम फिर से पढ़ेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थर्ड चैप्टर होगा हमारा मैट्राइसिस। फोर्थ वन इज डिटर्मिनेंट्स। फिर फिफ्थ चैप्टर हम रखेंगे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए देखिए लिमिट्स तो हमने क्लास 11th में भी किया था, बट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बगैर लिमिट्स के समझ नहीं आएगी, तो मुझे फिर से लिमिट्स को यहाँ पे कवर करना होगा। सिक्स चैप्टर हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स देखिए, वैसे तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आता है, बट क्योंकि हम बात जेई को लेकर कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है ना, वो इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल्स के बाद ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी बोला, 8th चैप्टर हमारा रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसको एरिया अंडर द कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, 10th चैप्टर रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर 11th आ जाएगा वेक्टर्स। 12th थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। फिर 13th चैप्टर हम कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी। एंड लास्ट में 14th चैप्टर हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये सीक्वेंस बच्चों हम फॉलो करेंगे क्लास 12th के सिलेबस में, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और ये तो तुम जानते ही हो, अगर हम जेई के लिए कर रहे हैं देन हमारा साथ के साथ बोर्ड्स तो हो ही रहा है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, चलिए।
ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं पहली, रिलेशन। जैसा मैंने अभी बोला कि ये चैप्टर हम क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं, तो रिलेशन का कुछ पार्ट हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, तो रिलेशन को हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, ठीक है, a relation R from set A to set B is defined as the subset of A cross B. That is, R is equal to the set of all ordered pair A comma B such that A belongs to set A and B belongs to set B. ठीक है, अभी एक एग्जांपल भी लेंगे। ठीक है, तो फिर से हमने ये रिकॉल ही किया है, तो हमने रिकॉल ही किया है कि भाई रिलेशन होता क्या है। कोई भी दो सेट अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो उन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट बनेगा, है ना, ओके, वही रिलेशन होगा। राइट, मैथमेटिकल टर्म्स में हम बोलें तो इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, लेट a is equal to 2 3 and b is equal to 1 2 3 4। ठीक है भाई, और एक मैंने रिलेशन R को डिफाइन कर दिया है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B सच दैट B is a multiple of A। राइट, तो अगर मैं रिलेशन R को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं कि भैया B इज अ मल्टीपल ऑफ A, मतलब इस R के अंदर A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर ऐसे आने वाले हैं जिनमें कुछ रिलेशन ऐसा होगा कि B इज अ मल्टीपल ऑफ A। सॉरी, यहाँ पर A जो है वो स्मॉल है, ओके। तो इसको देखते हुए अगर मैं यहां पर रिलेशन R के ऑर्डर्ड पेयर लिखने लगूं, तो B इज अ मल्टीपल ऑफ A मींस 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, चलेगा। B इज अ मल्टीपल ऑफ A, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो यहाँ पे 2 कॉमा 4 भी चलेगा, राइट। एंड 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, चलेगा, ये भी चलेगा, और कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से। अच्छा, एक चीज और बतानी अभी जरूरी है, जो 12th में देख रहे हैं जिसको रिलेशन का मे भी हो सकता है आइडिया ना हो, तो मैंने जो लिखा है कि रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू B इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो अगर मैं A क्रॉस B बना के देखता, यहाँ पे A क्रॉस B बना के देखता, तो मुझे क्या क्या मिलता, 2 1, ठीक है, 2 2, 2 3, 2 4, 3 1, 3 2, 3 3 एंड 3। तो देख लो भाई, जो 2 2 प्रेजेंट है क्या इसमें? यस प्रेजेंट है, देखिए इधर 2 2, 2 4 भी प्रेजेंट है क्या? यस, एंड 3 3, यस 3। तो यहाँ से वेरीफाई भी हो रहा है कि इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस। ठीक है, तो ये बात मैंने किसकी की है, रिलेशन को लेकर की है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं,
वो ये है, अब सबसेट तो है ही, और हम ये भी जानते हैं सेट थ्योरी से कि अगर किस सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उस सेट से कितने सबसेट्स बन जाएंगे, 2 टू द पावर n, राइट। तो यहां पर अगर सेट A के अंदर m एलिमेंट्स हैं एंड B के अंदर n एलिमेंट्स हैं, देन जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है A क्रॉस B पर विल बी 2 टू द पावर m, राइट। तो ये रिलेशंस पॉसिबल हैं 2 टू द पावर m, राइट। ओके, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो let R be a relation from A to B, है ना, कोई रिलेशन R है A to B, the set of first element of all ordered pairs of the relation is called domain, and the set of all, yeah, the set of second element of all ordered pairs of the relation is called range of the relation. ओके, तो सिंपल है यार, कोई भी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी है, ठीक है, तो उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होने वाले हैं ही, ठीक है। तो उन सारे ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनेगा उसको हम डोमेन ऑफ द रिलेशन बोल देंगे, और सेकंड एलिमेंट्स, जो सेकंड एलिमेंट से जो आपका सेट बनेगा उसको हम रेंज बोल देंगे रिलेशन का, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल 1 को कंसीडर करता हूं, है ना, सो फ्रॉम एग्जांपल 1, जो डोमेन है, सॉरी, रिलेशन का जो डोमेन है, फर्स्ट एलिमेंट देखिए आप बच्चे, फर्स्ट एलिमेंट 2 3, राइट, एंड जो रेंज है वो क्या बन रहा है, 2 3 एंड 4, 2 3, राइट। तो इस तरीके से मैं डोमेन और रेंज को डिफाइन कर देता हूँ, ओके। उसके बाद अब बात करते हैं हम इनवर्स ऑफ अ रिलेशन की।
थर्ड हेडिंग इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। हाँ भाई, इनवर्स देख लेते हैं। ओके, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। लेट R be a relation from A to B। ओके, एक रिलेशन R है जो डिफाइन किया गया है A to B। A relation R, a relation from B to A is defined, then that relation is called inverse of a relation R and is denoted by R like this। ओके, बट ये गलती से भी आप ये मत सोचिए कि दिस इज लाइक ये है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है, लिखने में तो ऐसे ही लिखता है, लग रहा है कि जैसे मैंने r की पावर -1 लिखा हो, ठीक है, बट इट इज नॉट r रेज़्ड टू द -1, इट इज read as r इनवर्स। ओके ओके, और अगर इसे मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। This set of all ordered pair b comma a such that b belongs to set b, a belongs to set a and a comma b belongs to r। ओके, अच्छा तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो फिर ऐसा हो जाएगा कि जो रिलेशन r का रेंज है वो r इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, और जो जो डोमेन है r का वो रेंज बन जाएगा r इनवर्स का। हाँ, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इस बात को कि ऑल्सो डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू रेंज ऑफ r इनवर्स, है ना, एंड रेंज ऑफ r इज इक्वल टू डोमेन ऑफ r इनवर्स। ठीक है, ओके, चलो कितनी बात हमने क्लास 11th में भी सीखी थी। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मैथ्स हो और क्वेश्चन ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू 1 3 6 सॉरी 1 3 4 6 9 and b is equal to 2 4 5 8 राइट। कोई दो सेट मैंने इस तरीके से लिए। लेट a relation R is defined on A cross B such that R is equal to the set of all ordered pairs A1 B1 comma A2 B2 such that A1 less than or equal to B2
and b1 less than or equal to b2. Okay, a1 less than or equal to b2 and b1 less than or equal to b2. Then find the possible number of relations. ठीक है, तो यार मतलब ऐसा उसने बोला है कि एक सेट ए है जिसके अंदर 1 3 4 6 9 एलिमेंट दे दिए हैं और एक सेट बी है जिसके अंदर 2 4 5 8 10 दे दिए हैं। ठीक है, और रिलेशन आर को डिफाइन किया ए क्रॉस बी पर। ठीक है, सच दैट कि जो आर है उसके अंदर ऑर्डर पेयर कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि ए1 बी1, मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का ही ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ए1 बी1 एंड ए2 बी2, बट इनके बीच में रिलेशन जो है ए1 लेस देन इक्वल टू बी2 है एंड बी1 लेस देन इक्वल टू ए2 है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि ये ए1 बी1 जो है ना, ए1 बी1 ए2 बी2, मतलब ए1 ए2 किससे लिए गए हैं, सेट ए से लिए गए हैं, एंड बी1 बी2 किससे लिए गए हैं, सेट बी से लिए गए। ठीक है, वैसे तो कुछ मुझे सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसा ही है, बट फिर भी लिख देना ठीक है। चलिए, तो इसको हम करते हैं। तो चलो, इसको करने के लिए केस देख लेते हैं। फॉर a1 लेस देन और इक्वल टू b2, इसके लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं a1 को फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, या b2 को फिक्स कर देता हूँ, है ना, इफ b2 इज इक्वल टू b2 किससे लिया गया है, सेट b से लिया गया है, तो अगर b2 को मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, तो a1 क्या आ सकता है, a1 1 आ सकता है ना, a1 1 ही आएगा, 3 तो नहीं आ सकता क्योंकि 3 जो है वो तो 2 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं ले सकते, है ना। इफ b2 इज इक्वल टू 4, तो यहां से a1 क्या आ जाएगा, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 भी आ सकता है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। इफ b2 इज इक्वल टू 5, तो फिर a1 क्या आ सकता है, a1 इज 1, a1 इज 3, a1 इज 4 और a1 इज 6। नो 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 नो, क्योंकि b2 जो है सिर्फ 5 है, राइट। नाउ इफ b2 is equal to 8, then a1 is 1, can be 3 or can be 4 or can be 6, again equality. And if b2 is equal to 10, then a1 can be 1, 3 or 4 or 6 or 9, right? तो इस तरीके से टोटल कितने यहां पर हमें ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं, मतलब a1 b2 कितने मिल रहे हैं हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 pairs possible is equal to 16। ठीक है ना, इनको काउंट किया है मैंने। ओके, अब जैसे मैंने बच्चे a1 लेस देन इक्वल टू b2 उठाया है, ऐसे मैं b1 लेस देन और इक्वल टू a2 भी उठा लूंगा एक बारी, राइट। तो सेकेंड, फॉर b1 लेस देन और इक्वल टू a2। नाउ अब मैं किसको फिक्स कर देता हूं, a2।
अगर ए टू कहाँ से आया है? ए टू ए से ही आया है। ए वन अगर ए टू अगर 1 है तो बी वन क्या मिलेगा? नन, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बी के अंदर तो एलिमेंट ही 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, अगर हम ए टू को 3 कर देते हैं, ठीक है, देन बी वन कैन बी 2, ओनली 2, राइट? इफ ए2 can be 4, then b1 can be 2 and 4. If a2 is 6, then b1 is 2, 4, 5. And if a2 is 9, then b1 is 2, 4, 5, 8. Right? 10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 10 हुआ तो a2 से बड़ा हो जाएगा b1। तो यही पॉसिबिलिटीज है। तो इसको देखते हुए जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जैसे यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर कितने बन रहे हैं? सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज इक्वल टू, काउंट कर लेते हैं, 1 2, हाँ इससे तो कुछ नहीं मिल रहा ना, इससे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा यहाँ से हमें A1 B2 जो मिल रहा है वो 16 पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, और यहाँ से जो हमें A2 B1 मिल रहा है वो 10 पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जो बन सकते हैं, जो कॉम्बिनेशन तैयार हो सकते हैं, वो कितने तैयार हो सकते हैं? जस्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर रिलेशन is equal to 16 into 10, that is 160। मतलब 160 रिलेशंस यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द, ठीक है, 160। चलिए बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।